प्रोजेक्ट जो है उसका कोई बायोडाइवर्सिटी का भी इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव एनवायरमेंटल कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, या इसके अलावा जो है लोगों के प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट्री सेक्टर। एक को तो कहते हैं ARR, एफॉरेस्टेशन, बेरन लैंड के ऊपर। तो अगर 3 साल पुराने प्लांटेशन हो तो उनको तो आप एज ARR रजिस्टर कर सकते, लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा पुराने। मौली से किसी ने पूछा सिरात मुस्तकीम का, उसने कहा बाल से नरम है और तलवार से तेज है। उसने कहा मौली साहब ऐसा कहो ना कि रास्ता है ही नहीं। जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनवर अली साहब हमारे साथ है। आपने उसकी इब्तिदाई तारुफ सुना। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर फॉरेस्ट रिसर्च, PhD की है उन्होंने फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग में। तो आइए उससे पूछते हैं कि ये कार्बन क्रेडिट, कार्बन अकाउंटिंग इसका क्या है। ज़रा ये हमारे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में बताइए, कार्बन क्रेडिट है क्या, क्या फिनोमेना है, क्या मैकेनिज्म है। सर, जिस तरह आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। अब दुनिया इसके पीछे लगा है कि किसी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर लें, क्लाइमेट चेंज को कम कर लें, यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो हम एकमुलेट कर चुके हैं, इस वक्त मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसको कम करें। तो उसके लिए तरीक़ाकार है, उसको कहते हैं कार्बन रिमूवल या कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। अब जो है जब आप 1 टन आप CO2 उसको आप रिमूव कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो 1 टन अब CO2 जो है वो कहलाता है 1 कार्बन क्रेडिट। अच्छा, 1 टन आप CO2, ठीक, वो 1 कार्बन क्रेडिट व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक। तो या इसके अलावा अगर आपने एमिशंस को बचाया, फॉर एग्जांपल आप एमिशंस कर रहे हैं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट न होने दिया तो ये भी 1 कार्बन क्रेडिट। या आपने कायनात से लेके उसको एब्जॉर्ब कर दिया, वो भी, या आपने बचाया, हाँ, ना दे। तो ये एक को कहते हैं रिमूवल या सिक्विस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट, और दूसरे को कहते हैं एमिशन अवॉइडेंस, और तीसरा भी एक है उसको कहते हैं एमिशन रिडक्शन। अच्छा, तो मतलब एमिशंस हो रही है लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। अच्छा, एक फॉर्मेट से दूसरे में चेंज हो गए, उससे कम खारिज हो रही है। जितने टन आप CO2 इक्विवेलेंट आप कम कर लेते हैं तो उतने कार्बन क्रेडिट्स जो है वो आप अर्न कर लेते हैं, उस वक्त जब ये प्रॉपरली रजिस्टर हो, वैलिडेट हो और वेरीफाई हो, आपको सर्टिफिकेट इशू हो। व्यूअर्स बड़ी आसान अल्फाज में बताया, कायनात में जितना भी जलने का अमल है, हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जानवर, गाड़ियाँ, कारखाने, और वही सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। उस ग्रीन हाउस गैस को आप जितना कम करते हैं या कम खारिज होने देते हैं, या जो खारिज हुआ है उसको आप एब्जॉर्ब बैक कर लेते हैं या आप रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये एक कार्बन मार्केट या कार्बन अकाउंटिंग है। यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल। असल में बुनियादी तौर पर 2 तरीक़ाकार है जी। एक तो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन, मतलब आप कोई ऐसा मेथडोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो नेचर बेस्ड हो। जिस तरह इसके बहुत सिंपल एग्जांपल जो है वो प्लांटेशन है। आप ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर लेते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बायोमास में, यानी उसके तने में, उसके ब्रांचेस में, उसके लीव्स में, उसके रूट्स में वो स्टोर कर लेते हैं। फिर उसका कुछ पोर्शन जो है वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो वो जो लीफ माल से मटेरियल एकमुलेट होता है या रूट्स के डिके होती है तो वो फिर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का फिर जो है तकरीबन 58% वो कार्बन होता है। तो ये कार्बन या स्टोर होता है बायोमास में या होता है सॉइल में। तो वो कार्बन जो फिजा से था वो दोबारा लैंड में आ गया, फिक्स हो गया जी। हाँ। दूसरा क्या तरीकाकार है? दूसरा तरीकाकार जो है वो उसको कहते हैं डायरेक्ट कार्बन कैप्चर। मतलब आप टेक्नोलॉजी के जरिए आप ऐसी मशीन्स लगाए, ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करे और उसको लॉन्ग टर्म स्टोर करे। फॉर एग्जांपल एबंडेंट ऑयल वेल्स है या गैस के कुएं है जो कि एबंडेंट हो चुके हैं, अब वहाँ पे वॉइड्स मौजूद है जमीन के अंदर। अब उन्हीं वॉइड्स में जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पे उसको बंद कर लेते हैं, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और उस पर खर्चा भी बहुत है।
अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा तो और भी ग्रीन हाउस गैसेज है, इस तरह मीथेन है या जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जिस तरह, उनकी कन्वर्जन कार्बन इक्विवेलेंट के साथ होती है? एग्जैक्टली ये जो इंटरनेशनल जितना भी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के हवाले से या कार्बन के हवाले से मेजरमेंट है, रिपोर्टिंग है और वेरिफिकेशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में होता है। तो अगर मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या जो भी जी है, उसको हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में, मतलब बेसिक पैमाना यही है, बाकी को इससे कंपेयर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, एक अच्छा फिजिबिलिटी स्टडी मुझसे भी बहुत से लोगों ने, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं? अगर कोई बंदा कहते हैं जी मैं कार्बन मार्केट के लिए टू गेट दी कार्बन क्रेडिट में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ कोई 40-50 हज़ार एकड़ पे, या मैं कोई कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता हूँ इंडस्ट्री में, तो एक बेसिक स्टेप जो है वो कौन से हैं? बिल्कुल, इसको हम कहते हैं अपने ज़बान में कि ये प्री फिजिबिलिटी है जी। प्री फिजिबिलिटी में फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू प्लांटेशन वाले प्रोजेक्ट से करें, प्लांटेशन का आप प्रोजेक्ट कोई लगाना चाहते हैं, उसकी प्री फिजिबिलिटी करते हैं, ठीक है। तो प्री फिजिबिलिटी में सबसे पहले आप देखते हैं कि इस लैंड की सूटेबिलिटी क्या है। अच्छा। आया ये कार्बन प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब वो जमीन एलिजिबल है जो पिछले 10 साल से बेरन पड़ी हो। अच्छा। अगर कोई ऐसी जमीन है कि जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल पिछले साल तक प्लांटेशन थी और फिर उसको काट कर अभी वो बेरन है, तो वो जमीन एलिजिबल नहीं है। अच्छा, बेरन लैंड एलिजिबल, बेरन लैंड एलिजिबल है। अच्छा, और इसके अलावा अगर कोई हाईली फर्टाइल लैंड है जो आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए लाजमी है, अच्छा, या इसमें कोई पार्टिकुलर कोई हाई वैल्यूएबल इकोसिस्टम है, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी एलिजिबिलिटी से खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है उसकी हम टेनेवर देखते हैं कि आया टेनेवर क्लियर है कि नहीं, जो बंदा उसमें प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये कार्बन के जो प्रोजेक्ट्स है ये कोई 1-2 साल 3 साल नहीं, ये कम से कम 40 साल का लॉन्ग टर्म, तो वो टेनेवर उसमें क्लियरिटी लाजमी है। अगर टेनेवर ना हो, बाद में उसमें ये खतरा हो कि इस टेनेवर के रिलेटेड इस पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, लोगों के झगड़े बन जाएंगे, तो इस जमीन की फिर एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो फिजिबिलिटी में हमें तीसरी जो है फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग बायोमास कितना है। अगर वहाँ पे ट्रीज लेवल 10% से ज्यादा है कैनोपी का, और मतलब एक जमीन है जिसके ऊपर 20% फॉरेस्ट है और 80% बेरन है, तो वो फिर एक और कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर अब उसके लिए तो उसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन ये जो ARR है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और रिवेजिटेशन, ये असल में इस कैटेगरी में वो फिर एलिजिबिलिटी ARR में नहीं आता। ARR में सिर्फ बेरन लैंड आता है, बेरन लैंड आएगा, फर्टाइल ना हो, किसी और यूज के लिए ना हो, प्रॉपर ना हो, और उस पे 10% से, और उसका फिर ये है कि वहाँ पे प्लांटेशन फिजिबल भी हो। मतलब कोई ऐसा बेरन एरिया है जहाँ पे प्लांटेशन होने की चांसेस बहुत कम है, मतलब अब गिलगित के बहुत सारे बेरन पहाड़ पड़े हैं या चतराल में, तो जब तक आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं करते कि मतलब वहाँ पे प्लांटेशन की सूटेबिलिटी, तो लैंड सूटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्लियरेंस, ये पहली शर्त। और फिर जो है ओनर्स की विलिंगनेस, कि आया उस ओनर जो है वो विलिंग है कि नहीं है। फिर आपके प्रोजेक्ट्स जो है उसका कोई बायोडाइवर्सिटी का भी इम्पैक्ट होगा, कोई पॉजिटिव, एनवायरमेंटल कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, या इसके अलावा जो है लोगों की लेवलीहुड पर कितना असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो है ये फिर देखी जाती है। बेनिफिट्स क्या है? एलाइड बेनिफिट, तो जिसके ज्यादा हो तो फिर वो ज्यादा फिजिबल हो। अच्छा, अब इन चीजों का तयन कौन करता है कि जी मैं तो क्लेम करता हूँ कि ये मेरी लैंड है? कोई इंटरनेशनल लोग आते हैं, कोई फोरम है, कोई मैकेनिज्म है कि हाँ जी ये ठीक है? असल में ये यस कौन करेगा? हाँ, ये जो साइकिल है ना, साइकिल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल जो है कार्बन के लिए, तो आपने प्री फिजिबिलिटी कर दी, प्री फिजिबिलिटी के बाद जो है अब प्रोजेक्ट आइडिया नोट जो है वो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अच्छा। वो स्टैंडर्ड्स जो फॉर एग्जांपल वेरा एक स्टैंडर्ड है, इसी तरह गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसी तरह और क्लाइमेट एक्शन है, इसी तरह ओपन फॉरेस्ट प्रोटोकॉल है, बायोकार्बन स्टैंडर्ड, बहुत सारे हैं। अच्छा। लेकिन ये वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत मशहूर है। तो आप फिर जब आपने प्रोजेक्ट आइडिया नोट डेवलप कर दिया तो आप जो है उनके सिस्टम में रजिस्टर कर लेते हैं अपने आइडिया को। जब ये फ्री फिजिबिलिटी और प्रोजेक्ट नोट स्टेज पे होता है? हाँ, उसी स्टेज जब फिजिबिलिटी हो गई तो फिर आपने जो है प्रोजेक्ट आइडिया नोट रजिस्टर कर लिया, और उसका फीस भी होता है। अच्छा। आप डॉलरों में उसका उस रजिस्ट्री को, क्योंकि ये तमाम जो रजिस्ट्रीज है
ये यूरोपियन या कोई अमेरिकन ज्यादा फीस है या आपको एग्जैक्टली आइडिया है? नहीं, इतने ज्यादा तो नहीं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, लेकिन प्रोजेक्ट साइज के हवाले से है या फिक्स है या क्या है? ना, प्रोजेक्ट साइज के, मेगा से। प्रोजेक्ट के ज्यादा होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 5 से लेकर $10,000 तक इसके इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है। तो $10,000 जब आपने पे कर दिया और आपका उन्होंने पेन जो है ओके कर दिया कि ये ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होगा पीडीडी डेवलपमेंट, यानी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट डिजाइन या प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डिजाइन उसके डेवलपमेंट का। उसमें फिर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। प्री फिजिबिलिटी के कुछ इंफॉर्मेशन उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिटेल भी हो चाहिए होगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल लैंड कितना है, एग्जैक्ट उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, स्पीशी कौन कौन सी है, उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल कितनी होगी, 40 साल तक उनकी जो है सर्वाइवल कितनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये फिर प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के स्टेज पे आ जाती है। तो जब आप पीडीडी कर लेते हैं दोबारा, उसके लिए फिर अलग इदारे हैं, उनको कहते हैं वीवीबीज। ताल्लुक नहीं है उनसे ताल्लुक है। हाँ। हर स्टैंडर्ड से रिलेवेंट या लिंक वीवीबीज है। अच्छा। यानी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन बॉडीज, बीज। तो आप जब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बॉडीज को अपना पीडीडी भेजते हैं, तो पीडीडी मतलब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि आया इसने वो जो तरीकाकार है, मेथडोलॉजी है, हर प्रोजेक्ट के अपने स्पेसिफिक मेथडोलॉजी भी है। जिस तरह ARR का हमने जिक्र किया तो इसकी अपनी मेथडोलॉजी है, इसी तरह इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अपनी मेथडोलॉजी। तो वो देखते हैं कि वो मेथडोलॉजी के जो गाइडलाइंस है वो आपने फॉलो किए हैं कि नहीं। तो उस स्टेज पे वो आके देखेंगे कि जो टेनेवर की बात आपने की थी, तो फिर वो आपसे पूछेंगे किसके कागजात, अभी ओनरशिप के कागजात भेज दो, ये किसके नाम पे और आपने पीडीडी में किसके नाम पे लिखा है। तो फिर वो अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिडेट हो गया, तो फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर आप जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन आपने शुरू की, आपके वो प्रोजेक्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ। फिर आपने मार्केट में कार्बन क्रेडिट कोई खरीदने वाला भी तो ढूंढना है ना? नहीं, ये अभी नेक्स्ट स्टेप जो इसमें है अब इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 हेक्टेयर लैंड है, इसका पीडीडी वैलिडेट हो गया, अभी आपने 10,000 हेक्टेयर के ऊपर प्लांटेशन करनी है। अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देगा, फिर जो कार्बन से रेवेन्यू आएगा वो कुछ अपना पोर्शन ले लेगा उसमें से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कुछ अर्न भी करेगा। तो उस स्टेज पे जब आपका प्रोजेक्ट लग गया, आपने प्लांटेशन कर ली, तो ये फिर आपके ऊपर है, आप 3 साल के बाद या 5 साल के बाद या हर 5 साल के बाद फिर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसको कहते हैं मॉनिटरिंग रिपोर्ट। आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपने जनरेट कर दी कि मैंने 10,000 हेक्टेयर के ऊपर प्लांटेशन किया था, इसमें इतना % कीकर है, इतना % शीशम है, इतना % जो है वो ओलिव है, इतना % दूसरी स्पीशी है, ये उनकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इतनी उसने बायोमास एक्यूमुलेट किया है, कार्बन उसने सिक्वेस्टर कर लिया है। तो उस स्टेज पे जब आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट दे देंगे तो वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट जाएगी दोबारा वीवीबी को। वीवीबी वाले इस दफा आएंगे, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। पहले तो वैलिडेशन था, उसे डॉक्यूमेंट। वो जो फीस आपने जमा की थी वो वही रहेगी या इनके लिए आप अलग से फीस? वैलिडेशन की अलग फीस है, वेरिफिकेशन की अलग फीस है। ठीक है। और ये तमाम फीस जो है ये डॉलर्स में है, ज़ाहिर इंटरनेशनल इदारे। तो आप जब वेरिफिकेशन की फीस जमा करेंगे, वेरिफिकेशन की टीम आ जाएगी उस इदारे की, वीवीबी की, और वो देख लेंगे कि जो आपने रिपोर्ट किया है वो ठीक है। तो तब वो आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो फिर वेरा को भेज देंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया है, इसका क्लेम ठीक है। अच्छा। फिर वेरा आपको क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो उनके वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होगा, और आपके अपने मार्केटिंग के लोग भी होंगे। तो मुख्तलिफ इदारे जो है वो आपको खुद भी अप्रोच करेंगे और आप भी उनको एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे पास इतना कार्बन क्रेडिट्स है, ये उसकी क्वालिटी है। ये डॉक्टर साहब, वो मौली से किसी ने पूछा सिरात मुस्तकीम का, उसने कहा बाल से नरम है और तलवार से तेज है। उसने कहा मौली साहब फिर ऐसा कहो ना कि रास्ता है ही नहीं। तो ये जो इतना मैकेनिज्म है, इज इट वर्क? आप समझते हैं ये किसी एंटरप्रेन्योर के लिए जो इस फील्ड में आना चाहता है कोई बहुत मुश्किल तरीका है या आसान है? ऐसे अल्फाज में ज़रा मुश्किल लगता है। खैर मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू कर लेते हैं फिर आसान है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो वाकई ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल वो सिंध का एग्जांपल हम आपको दे देंगे। सिंध वालों ने
जो है मैंग्रोव्स के ऊपर वो कर चुके हैं और इस वक्त वो रेवराइन के ऊपर नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गई है। तो वंस जब आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर तो आसान है। शुरू में बंदे को थोड़ा सा लगता है क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। किसी ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन? बिल्कुल सर, मैं तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी कार्बन के प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा। तो जो इस वक्त सिंध में ब्लू कार्बन, इंडस डेल्टा ब्लू कार्बन उसको कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कोई 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 7 प्रोजेक्ट रजिस्टर है, लेकिन जो ट्रेडिंग इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ वो डेल्टा ब्लू कार्बन का हो रहा है सिंध वाले। जो बाकी डीजी खान से उसका भी हो रहा है, लेकिन वो तो फॉरेस्ट्री सेक्टर में ये है। फॉरेस्ट्री सेक्टर, बाकी वो इंडस्ट्रीज और एनर्जी और वेस्ट में है, एनर्जी और वेस्ट में और प्रोजेक्ट है। लेकिन फॉरेस्ट्री में एक प्रोजेक्ट है जो अभी क्रेडिट जनरेट कर रहा है और क्रेडिट उसके लोग जो है वो परचेज भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है और आप उसको कंजर्व कर लेते हैं कि जी मैं इस फॉरेस्ट को नहीं काटूंगा, फॉर एग्जांपल आपके जो स्टेट फॉरेस्ट है या जो बिलियन ट्री में आपकी प्लांटेशन हुई है, उसके कोई क्रेडिट मिल सकता है या नहीं? असल में शुरू में जिस तरह मैंने थोड़ा सा इशारा किया, ये 3 किस्म के प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट्री सेक्टर जी। एक को तो कहते हैं ARR, एफॉरेस्टेशन, तो बेरन लैंड के ऊपर। तो अगर 3 साल पुराने प्लांटेशन हो तो उनको तो आप एज ARR रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा पुराने प्रोजेक्ट प्लांटेशन हो वो फिर रजिस्टर नहीं हो सकते। अब जो एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट है या प्लांटेशन है उनकी फिर 2 कैटेगरीज है। ऐसे फॉरेस्ट जिस तरह हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है हजारे में, मलकड़ में या जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो फॉरेस्ट है, इस किस्म के फॉरेस्ट से अगर कटिंग होती है जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं या डिग्रेडेशन बोलते हैं, तो अगर आप डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को कम कर लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कम कटेंगे, उसमें जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बायोमास इम्प्रूव होगा, तो उसको हम कहते हैं रेड के प्रोजेक्ट या रेड प्लस, पहले रेड प्लस आता है यार, तो ये रेड कहलाता है। ये जो है कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो ARR है, स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो और डिग्रेडेशन ये है कि फॉरेस्ट रिमेन फॉरेस्ट लेकिन ट्रीज कम हो जाते हैं। तो ये फिर RADD है। और तीसरी कैटेगरी RADD अब भी है? अब भी है। अच्छा, अब भी चलता है, तमाम जो स्टैंडर्ड्स है उस पे RADD चलता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा है। अच्छा। और क्रिटिसिज्म इस वजह से आ रहा है कि अब ARR में तो चीज क्लियर है कि बेरन लैंड है, आप उसको इसीलिए वेरीफाई कर सकते हैं, आपने प्लांटेशन कर दी, पहले इमेज ले लो और अब इमेज ले लो, साफ आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट है रेड के, उसमें यह है कि आप कहते हैं कि पहले इतने ट्रीज कट रहे थे, अभी इतने कट रहे, तो उसको मॉनिटर और वेरीफाई करना ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा। और इसी वजह से इसकी जो प्राइस है क्रेडिट्स की वो भी मार्केट में कम है, वो $2-3 तक है, $5 तक। लेकिन ये जो ARR के प्रोजेक्ट है वो 20 से ऊपर जा रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये है कि आपके पास फॉरेस्ट है लेकिन वो ऑप्टिमम स्टॉकिंग लेवल पर नहीं है। मतलब जिस तरह हमारे फॉरेस्ट है, कोई 20% कैनोपी कवर में है, कोई 30 है, कोई 50 है, तो वो फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट है लेकिन वो ऑप्टिमम स्टॉकिंग लेवल से कम है, उसकी अगर आप इम्प्रूवमेंट करें और उसमें जो है आप नेचुरल रीजनरेशन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, जिस तरह हम क्लोजर कहते हैं, 10B में और बिलियन ट्री में हमने क्लोजर्स बनाए जिसमें नेचुरल रीजनरेशन आ रही है और नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट बायोमास बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं इम्प्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक तीसरी कैटेगरी है। तो ये भी एलिजिबल है। पाकिस्तानी इदारा भी है जो आप उसके थ्रू एप्लीकेशन देना होता है वीरा को या गोल्ड स्टैंडर्ड को, या आप डायरेक्ट जाते हैं, वो क्या मैकेनिज्म है, जरा भी उसको बताएं। असल में वॉलंटरी कार्बन मार्केट इस वक्त जो चल रहा था इस वक्त तक, उसमें तो सच उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी जरूरत हो गई है कि अब जो भी प्रोजेक्ट आप वॉलंटरी कार्बन मार्केट में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA जो कि हमारे मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उससे आप जो है पहले लेटर ऑफ इंटेंट लेंगे LOI, और इसके बाद जो है आप NOC लेंगे कि वो आपको फेडरल गवर्नमेंट या NDA जो है वो आपको NOC दे दे और वो आपको अपने साथ भी रजिस्टर कर ले। अच्छा। ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अच्छा। अगर ये ना हो तो एक प्रोजेक्ट जो है 2-3 जगह भी अपने क्रेडिट्स बेच सकता है,
तो इसी वजह से अब ज़रूरी है कि उसकी नेशनल रजिस्ट्रेशन हो और नेशनल गवर्नमेंट की, तो अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, क्योंकि जब आप फेडरल गवर्नमेंट को जाते हैं तो थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाएंगे और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको अपने रजिस्ट्री में रजिस्टर। व्यूअर्स थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी तफसील से बताया आपको कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है, कार्बन क्रेडिट के हवाले से, लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड की सूटेबिलिटी, उसकी राइट ओनरशिप वगैरह, और फिर उसको फ्री फिजिबिलिटी के बाद जो है ना आप प्रोजेक्ट नोट बनाते हैं, वो जब क्लियर होता है तो फिर आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं PDD, और आपको ये भी बताया कि अब नए रूल्स में जो है ना आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो NDA है उससे आपको NOC या अप्रूवल भी लेना होती है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे मज़ीद उससे मालूमात लेते हैं।